नवलक्ष्मी लिमिटेड ने फॉरफिट किए 500 शेयर्स जिनकी फेस वैल्यू है ₹10 पर शेयर, और इनको इसलिए फॉरफिट किया गया क्योंकि इन पे फर्स्ट कॉल ऑफ ₹3 पर शेयर नहीं मिली थी। फिर यह भी बताया गया कि जो फाइनल कॉल है ₹2 पर शेयर वो अभी तक कंपनी के द्वारा मांगी ही नहीं गई थी, तो कंपनी ने आखिरी कॉल के ₹2 पर शेयर अभी तक नहीं मांगे थे। फिर बाद में ये बताया गया कि जितने भी ये फॉरफिट शेयर थे इनको रीइशू कर दिया गया। ठीक है बच्चों, अब रीइशू कैसे किया गया, यहाँ पर आपको कई सारे केसेस दे रखे हैं, तो उन केसेस के हिसाब से आपको रीइशू को समझना है या उसकी एंट्रीज बनानी है। बाकी फॉरफीचर का आपको जो कंडीशन है वो यहाँ तक बता रखी है। ठीक है बच्चों, लेकिन रीइशू के लिए आपको अलग अलग कंडीशन दे रखी हैं, अलग अलग केसेस दे रखे हैं, लेकिन ये जरूर बता रखा है कि सारे के सारे फॉरफिट शेयर्स यानी कि 500 शेयर्स रीइशू कर दिए गए हैं बाय द कंपनी। केस 1 में कहा है कि जो शेयर्स हैं उनको रीइशू किया गया है फॉर ₹5 पर शेयर। ये तो बता दिया गया केस 1 में कि इन शेयर्स को ₹5 पर शेयर का रीइशू किया गया है, लेकिन ये नहीं बताया कि कितने रुपीस पेड अप मान के रीइशू किया है। याद रखिएगा बच्चों, जब भी शेयर्स रीइशू किए जाते हैं तो ये भी बताया जाता है साथ साथ कि उन्हें कितने रुपीस पेड अप मान के या फुली पेड अप मान के रीइशू किया है। तो यहाँ पर हम यही मानेंगे कि जितने रुपीस इनके कॉल्ड अप थे एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर उतने रुपीस ही इनके पेड अप होंगे एट द टाइम ऑफ रीइशू। ठीक है बच्चों, बाकी केस आपको जब मैं एंट्री करके दिखाऊंगा तब आपको और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा जो मैं अपनी बात को कहना चाह रहा हूँ। केस 2 में बच्चों ये कहा गया है कि इन शेयर्स को जो है रीइशू किया गया फॉर ₹9 पर शेयर, ₹8 कॉल्ड अप। तो इस बार तो बता रखा है कि उसे कितने रुपीस का रीइशू किया गया है और कितना कॉल्ड अप या पेड अप माना गया है एट द टाइम ऑफ रीइशू। ठीक है बच्चों, केस 3 में कहा गया है कि इनको रीइशू किया गया है फॉर ₹8 पर शेयर और फुली पेड अप मानते हुए। फुली पेड अप मानने का मतलब होता है कि फेस वैल्यू जितना रुपीस पेड अप माना गया है और फेस वैल्यू कितनी है ₹10। तो फुली पेड अप का मतलब फेस वैल्यू को कि जितना पैसा पेड अप माना गया है मगर लिए कंपनी ने ₹8 पर शेयर है। ठीक है बच्चों, केस 4 में ये कहा गया कि इन शेयर्स को रीइशू किया गया है फॉर ₹12 पर शेयर। ₹12 पर शेयर का इन शेयर्स को रीइशू किया गया है और फुली पेड अप मानते हुए ही किया गया है, यानी कि ₹10 पेड अप मानते हुए इनको रीइशू किया गया है। फुली पेड अप का मतलब होता है फेस वैल्यू जितना पैसा पेड अप मान के रीइशू किया गया है इन सब शेयर्स को। ठीक है बच्चों, तो आइए अब इन केसेस से जुड़ी हुई नेसेसरी जर्नल एंट्रीज पास कर लेते हैं इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। बाकी फॉरफीचर की तो एक ही एंट्री बनेगी बच्चों, रीइशू के लिए हमें 4-4 एंट्रीज बनानी होंगी। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले फॉरफीचर ऑफ शेयर्स की एंट्री से। तो बच्चों फॉरफीचर की जो एंट्री बनेगी उसमें हम शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे। याद रखिएगा, जब भी कंपनी के शेयर्स फॉरफिट किए जाते हैं तो शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाता है, बिकॉज कंपनी की कैपिटल रिड्यूस हो रही है इसलिए। और जो इंस्टॉलमेंट नहीं मिली है उसको क्रेडिट करेंगे और वो है फर्स्ट कॉल। उसके अलावा जो पैसा वो डिफॉल्टर्स ऑलरेडी कंपनी को पे कर चुके हैं वो उनको रिफंड नहीं किया जाता, उस पैसे को अलग से एक पर्टिकुलर अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है जिसका नाम है फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। क्लियर बच्चों? अब ये एंट्री कैसे बनेगी ये तो मैंने बता दिया, इनके अमाउंट कैसे फिल किए जाएंगे वो भी देख लीजिए। नंबर ऑफ शेयर्स हैं 500 जिन्हें फॉरफिट किया गया है। अब शेयर है तो ₹10 पर शेयर का। ठीक है बच्चों, शेयर है कितने का? ₹10, लेकिन आखिरी के ₹2 कंपनी ने मांगे ही नहीं है, तो जो शेयर की कॉल्ड अप वैल्यू है वो है ₹8 पर शेयर। तो कंपनी ने केवल ₹8 ही मांगे हैं, आखिरी के ₹2 भी मांगे ही नहीं है। तो शेयर को जो डेबिट किया जाता है बच्चों वो शेयर की कॉल्ड अप वैल्यू से किया जाता है, याद रखिएगा, ना कि उसकी फेस वैल्यू से। और क्योंकि आखिरी के ₹2 अभी कॉल नहीं हुए थे बाय द कंपनी, दैट्स वाई इसकी कॉल्ड अप वैल्यू 8 आई है। तो 500 × 8 हो गया बच्चों 4000, जिससे आपको शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है। फॉरफिट शेयर में क्या पैसा आएगा उससे पहले ये जान लीजिए कि कितना पैसा नहीं मिला था। इन शेयर्स पे फर्स्ट कॉल के ₹3 पर शेयर नहीं मिले हैं, तो इसका मतलब
ये पैसे से आपको शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट को क्रेडिट करना है। अगर आपने कॉल्स इन अरियर अकाउंट ओपन किया होता तो यहाँ पर इसकी जगह हम कॉल्स इन अरियर अकाउंट को भी क्रेडिट कर सकते थे, ध्यान रखिएगा बच्चों। इंस्टेड ऑफ शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट हम कॉल्स इन अरियर अकाउंट का नाम भी यूज़ कर सकते थे। तो बच्चों वैसे तो मिला हुआ पैसा हम खुद ही वैसे ही निकाल लेंगे। 4,000 रुपये मांगे थे, 1,500 नहीं मिले तो कितने मिले होंगे? 2,500। बाकी अब जानना ही चाहते हैं कि ये पैसा आया कैसे होगा। तो पर शेयर सोचिए ज़रा, कंपनी ने 8 रुपये मांगे थे पर शेयर 3 रुपये नहीं मिले, तो पर शेयर 5 रुपये तो मिल चुके हैं ना कंपनी को। और पर शेयर अगर 5 रुपये मिल चुके हैं तो ऐसे ऐसे कितने शेयर हैं? 500। तो इसका मतलब कंपनी को इन शेयर्स पे इतना पैसा मिल चुका था जो कंपनी ने फॉरफीट करके जब्त करके अपने पास ही रख लिया और इसको इस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया कैपिटल अकाउंट से निकाल के। ठीक है बच्चों, ये तो हो गई शेयर के फॉरफीट करने की एंट्री। आइए अब एंट्रीज करते हैं फॉर रीइश्यू ऑफ फॉरफीट शेयर्स, और आपको 4 केसेस में ये एंट्री बनानी है। और ये साथ में इस बात को भी याद रखिएगा बच्चों कि आपको केवल रीइश्यू ऑफ फॉरफीट शेयर की एंट्री नहीं बनानी, साथ के साथ उनसे रिलेटेड गेन अगर हुआ है ऑन द रीइश्यू तो उसकी एंट्री भी बनानी है। तो ये एंट्री रीइश्यू की है, ये एंट्री गेन ऑन रीइश्यू की है। तो केस 1 में मैंने आपको बताया था कि इन शेयर्स को 5 रुपये पर शेयर रीइश्यू करा गया है ना बच्चों। 500 शेयर्स को 5 रुपये पर शेयर रीइश्यू करा गया है। तो जितने का इनको रीइश्यू किया गया है उससे आपको बैंक को डेबिट करना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्योंकि जब आप इन शेयर्स को रीइश्यू कर रहे हैं फॉर कैश तो आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, आप मतलब कंपनी का, और बैंक बैलेंस इंक्रीज होता है तो वो डेबिट किया जाता है। फिर मैंने आप लोगों को बच्चों ये भी बताया था कि जब ना बता रखा हो कि शेयर की पेड अप वैल्यू कितनी लेनी है, क्योंकि रीइश्यू के टाइम पे आपको साथ साथ पेड अप वैल्यू बताई जाती है ऑफ द शेयर, पेड अप वैल्यू या कॉल्ड अप वैल्यू आप कह सकते हैं। तो ऐसे में आप उसकी पेड अप वैल्यू उतनी ही लीजिए जितनी इसकी कॉल्ड अप वैल्यू थी शेयर की एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर, जो कि ₹8 पर शेयर थी। तो 500 इंटू 8 आप यहाँ लिखिए शेयर कैपिटल में, जो कि आ जाएगा ₹4,000 और बैंक में आ जाएगा 2,500। जब शेयर रीइश्यू किए जा रहे हैं तो कंपनी की कैपिटल फिर से इंक्रीज हो रही है, दैट्स वाई शेयर कैपिटल अकाउंट को फिर से हम क्रेडिट कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब सीधी सी बात है, अब 8 रुपये की चीज़ को आप 5 रुपये का रीइश्यू कर रहे हो, इसका मतलब आप इनको डिस्काउंट पर रीइश्यू कर रहे हो। कहने को तो हम डिस्काउंट पे रीइश्यू कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे डिस्काउंट का नाम कहीं भी नहीं आएगा एंट्री में। जो भी डिस्काउंट दिया जाएगा ऑन द रीइश्यू ऑफ फॉरफीट शेयर, उसको फॉरफीट शेयर अकाउंट से ही कवर किया जाता है, यानी उस मिले हुए पैसे से जो उन डिफॉल्टर्स ने कंपनी को पहले से दे रखा था, बट कंपनी ने ये पैसा उनको लौटाया नहीं था, है ना बच्चों। दैट्स वाई। तो अंडरस्टूड है, 8 की चीज़ 5 में बेच रहे हो तो कितना डिस्काउंट देना पड़ रहा है? ₹3 पर शेयर। तो कितना गेन हुआ बच्चों, सॉरी कितना डिस्काउंट हुआ टोटल? ₹1,500। वो तो आप वैसे भी निकाल सकते थे माइनस करके, बट स्टिल यू शुड नो कि 1,500 आया कैसे। ठीक है बच्चों, क्लियर होगी बात। अब रही बात गेन ऑन रीइश्यू की एंट्री क्यों करी जा रही है, और एंट्री क्या है ये तो आपको नजर आ ही रहा है, फॉरफीट शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। तो बच्चों यहाँ पे इस बात को समझिए कि फॉरफीट शेयर के रीइश्यू पे जो गेन होता है कंपनी को, वो एक कैपिटल गेन होता है, और कैपिटल गेन जो भी होता है उसको हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। दैट्स वाई इसको हमने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया फॉरफीट शेयर अकाउंट से निकाल के। ठीक है, अब हमें गेन कितना हुआ वो समझिए। आपको इन फॉरफीट शेयर्स पे टोटल पैसा जो मिला हुआ था वो था ₹2,500, है ना बच्चों। जब आपने शेयर फॉरफीट किए थे तो आप देख सकते हैं फॉरफीट शेयर अकाउंट में ₹2,500 आपने क्रेडिट किया था। इनके रीइश्यू पे आपने डिस्काउंट दिया ₹1,500 का। स्टिल आप अब भी आपके पास इस अकाउंट में कितने पैसे बचे हुए हैं? 1000। और जो शेयर्स रीइश्यू हो जाते हैं उन शेयर्स का जो बचा हुआ पैसा होता है उसे फॉरफीट शेयर अकाउंट में नहीं छोड़ते हैं, उस पैसे को हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं एज अ कैपिटल गेन। ठीक है बच्चों, तो रीइश्यू ऑफ फॉरफीट शेयर का जो भी गेन होता है उसे फॉरफीट शेयर अकाउंट से निकालकर आपको ट्रांसफर कर देना है कैपिटल रिजर्व में। ठीक है बच्चों, इन शेयर्स का टोटल मिला हुआ पैसा था 2500, जिसमें से 1500 तो यूज हो गया डिस्काउंट देने में एट द टाइम ऑफ रीइश्यू, और बचा हुआ 1000 जो है वो हमारे लिए कैपिटल गेन हो गया, इसलिए उसे हमने
कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया। ये ₹1000 दूसरे तरीके से भी आ सकता है बच्चों, वो भी समझ लीजिए। आपको एक शेयर पे 5 रुपये मिले हुए थे, जब इन्हें फॉरफिट किया था तो पर शेयर आपको 5 रुपये मिल चुके हैं, क्योंकि फर्स्ट कॉल से पहले का तो पैसा वो डिफॉल्टर दे ही चुका था ना बच्चों, जो मैंने आपको बताया भी था कि 8 में से 3 नहीं दिए तो 5 तो दिए होंगे पर शेयर। अब आपको पर शेयर जो है 5 रुपये पहले से मिले हुए थे। डिस्काउंट जो आपको पर शेयर देना पड़ा एट द टाइम ऑफ रीइश्यू वो ₹3 पर शेयर था। तो इसका मतलब आपको पर शेयर कितना फ़ायदा हो रहा है बच्चों, ₹2। और ऐसे ऐसे कितने शेयर आपने रीइश्यू करे, 500। तो ऐसे में कंपनी को गेन कितना हुआ, 1000। तो ये दूसरा तरीका था गेन निकालने का, कि पहले आप देख लो कि पर शेयर आपको कितना डिस्काउंट हो रहा है, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड से, तो भी गेन उतना ही आएगा जितना आपका डायरेक्ट आ रहा था माइनस करके। फॉरफिट किए हुए पैसे में से, टोटल पैसे में से टोटल डिस्काउंट जो कि आपने फॉरफिट शेयर से दिया था उसे माइनस करके हमने गेन निकाल लिया। अब बात की जाए बच्चों केस 2 की, तो केस 2 में साफ कर रखा था कि इन शेयर्स को ₹8 कॉल्ड अप मानते हुए ₹9 पर शेयर रीइश्यू किया गया था। तो क्योंकि इन शेयर्स को जितना आपने पेड अप माना है उससे ज़्यादा पैसे का रीइश्यू कर दिया, तो बैंक में तो आपको अब भी जो है डेबिट ही करना है बैंक को, बिकॉज कंपनी का बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा जब वो शेयर को रीइश्यू करेगा, और जितने रुपए का रीइश्यू किया है उस अमाउंट से आपको बैंक को डेबिट करना है। तो 500 × 9 4500 होता है। अब यहाँ पर इन शेयर्स को आपने ₹8 कॉल्ड अप या ₹8 पेड अप मान के रीइश्यू किया है। तो जितने का पेड अप मान के शेयर्स को रीइश्यू किया जाता है वो लिखा जाता है शेयर कैपिटल में। 500 × 4 8 सॉरी 500 × 8 4000। साफ नज़र आ रहा है कि इन शेयर्स को प्रीमियम पर रीइश्यू किया गया है। अगर बैंक का अमाउंट कैपिटल के अमाउंट से ज़्यादा होता है तो इसका मतलब होता है कि शेयर्स को प्रीमियम पर रीइश्यू किया गया है, ठीक है। और वो प्रीमियम का जो पैसा है वो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। अब क्योंकि आपने इनके रीइश्यू पे डिस्काउंट नहीं दिया, इसलिए फॉरफिट शेयर अकाउंट को हमने डेबिट भी नहीं किया। फॉरफिट शेयर अकाउंट तभी डेबिट किया जाता है जब आपने इन शेयर्स को डिस्काउंट पे रीइश्यू किया हो, वो तो आपने किया नहीं। दैट्स वाई हमने फॉरफिट शेयर अकाउंट को डेबिट ही नहीं किया एट द टाइम ऑफ देयर रीइश्यू। और प्रीमियम कितना मिला हमें, पर शेयर मिला है ₹1 का, और टोटल हो गया 500, जो आप ऐसे भी निकाल सकते थे माइनस करके। अब आपको गेन कितना हुआ बच्चों इन शेयर्स पे, तो उस बात को फिर से दो तरीके से समझिए। उन शेयर्स पे आपको ओरिजिनली 2500 रुपये मिले हुए थे, 2500 रुपीज़। जब आपने फॉरफिट किया था शेयर्स को, तो शेयर फॉरफिट अकाउंट में आपने 2500 रुपये क्रेडिट किए थे। फॉरफिट की एंट्री में वापस जाके देख लीजिएगा। डिस्काउंट आपको कोई देना नहीं पड़ा एट द टाइम ऑफ देयर रीइश्यू, तो गेन हो गया आपका ₹2500, है ना बच्चों। तो यहाँ पर गेन पूरा ₹2500 हो गया एट द टाइम ऑफ रीइश्यू। अब इस गेन को पर शेयर के लॉजिक से समझिए। आपको पर शेयर 5 रुपये मिला हुआ था जब आपने शेयर फॉरफिट किया था। 8 मांगे थे, 3 नहीं दिए थे, 5 तो दिए हुए थे, है ना। जब शेयर फॉरफिट किया था तो पर शेयर 5 रुपये मिले हुए थे कंपनी को, और डिस्काउंट कंपनी को देना नहीं पड़ा एट द टाइम ऑफ देयर रीइश्यू। तो इसका मतलब कंपनी को कितना गेन हो रहा है एक शेयर पे, 5 का, है ना बच्चों। और ऐसे से कितने शेयर रीइश्यू करे, 500। तो देखिए ऐसे में भी गेन 2500 ही आया। आई समझ बात। जितना गेन पर शेयर हो रहा है आपको, उसको नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका टोटल गेन तब भी आ जाएगा। नाउ कम टू द केस 3। केस 3 में कहा है कि इन शेयर्स को ₹8 पर शेयर का रीइश्यू किया गया है फुली पेड अप मानते हुए। तो बच्चों फुली पेड अप का मतलब होता है कि आपने फेस वैल्यू जितना पैसा पेड अप माना है, यानी ₹10 पेड अप माना है पर शेयर, लेकिन रीइश्यू किया है केवल ₹8 पर शेयर का। तो इसका मतलब आपने फिर से डिस्काउंट दिया है ₹2 पर शेयर ऑन देयर रीइश्यू। जब भी बैंक का पैसा कैपिटल के पैसे से कम होगा, इसका मतलब शेयर को डिस्काउंट पे रीइश्यू किया गया है, ठीक है बच्चों। और कितने शेयर इश्यू करें, 500। तो 500 × 8 हो गया 4000। जितना डिस्काउंट दिया 500 × 2 हो गया 1000। जितना पेडअप माना है उतना आप कैपिटल में डाल दीजिए, 500 × 10 5000। ये तो क्लियर हो गया बच्चों। अब यहाँ पर भी गेन कैसे निकालेंगे, दो तरीके हैं फिर से। टोटल फॉरफिट अमाउंट इन शेयर्स का 2500 रुपये था। फॉरफिचर की एंट्री में जाके फॉरफिट शेयर अकाउंट क्रेडिट चेक कर लीजिएगा, इतना ही लिखा था। जितना डिस्काउंट दिया वो माइनस कर दीजिए, टोटल डिस्काउंट
आपको टोटल गेन हो गया 1500 रुपये का। तो गेन तो 1500 है, इसको यहाँ लिख दीजिए, ठीक है ना, फॉरफिट शेयर अकाउंट टू कैपिटल रिजर्व में। अब ये गेन पर शेयर कैसे आया वो समझ दीजिए। पर शेयर आपको 5 रुपये मिले हुए हैं, ठीक है। जब आपने शेयर फॉरफिट किया था तो पर शेयर आपको ₹5 मिले हुए हैं। रीशू के टाइम पे आपने डिस्काउंट दिया है पर शेयर ₹2, तो आपको पर शेयर फ़ायदा हो रहा है ₹3, और ऐसे ऐसे आपने 500 शेयर रीशू करे थे। तो देखिए बच्चों, गेन फिर से 1500 आ गया है ना बच्चों। नाउ कम टू द फोर्थ केस। तो बच्चों केस 4 में हमसे कहा गया था कि इन सभी शेयर्स को ₹12 पर शेयर का रीशू किया गया है फुली पेड अप मानते हुए। अब आपने फुली पेड अप माना है तो कैपिटल में आप फेस वैल्यू जितना पैसा ही आप लिख सकते हैं एट द टाइम ऑफ रीशू। तो शेयर कैपिटल को तो आप क्रेडिट करेंगे, ठीक है, और कैपिटल में ₹10 × 500 लिखेंगे। बैंक में लिखेंगे आप 500 × 12, क्योंकि क्वेश्चन में ही कह रखा है कि इनको ₹12 का रीशू किया गया है। अब साफ नजर आ रहा है कि आपने पेड अप वैल्यू से ज़्यादा पैसा लिया है, और जब भी कंपनी पेड अप वैल्यू से ज़्यादा पैसा लेती है ऑन द रीशू ऑफ फॉरफिट शेयर्स, तो उस पैसे को हमें जो भी पैसा एक्स्ट्रा लिया गया है कैपिटल सिक्योरिटीज प्रीमियम में ट्रांसफर करना होता है। तो जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट मिला होता है कंपनी को एट द टाइम ऑफ रीशू, ठीक है, ओवर द फेस वैल्यू, उसे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट करना होता है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम में आ गया ₹1000, शेयर कैपिटल में आएगा ₹5000, बैंक में आ जाएगा ₹6000। फॉरफिट शेयर अकाउंट को मैंने रीशू के टाइम पे इसलिए डेबिट नहीं किया क्योंकि मुझे कोई डिस्काउंट देना ही नहीं पड़ा, या ये कह लीजिए कंपनी को कोई डिस्काउंट देना ही नहीं पड़ा ऑन द रीशू ऑफ दीज शेयर्स। दैट्स वाई हमने इसको फॉरफिट शेयर अकाउंट को डेबिट नहीं किया। अब रही बात गेन निकालने की, तो टोटल फॉरफिट अमाउंट था इन शेयर्स का ₹2500, डिस्काउंट कोई देना नहीं पड़ा तो गेन आ गया ₹2500। दूसरे तरीके से सोचें तो पर शेयर मिला हुआ था ₹5, फॉरफिचर की एंट्री में आप देख सकते हैं बच्चों। 8 मांगे थे, 3 नहीं मिले, 5 तो मिले हुए थे पर शेयर, डिस्काउंट को देना नहीं पड़ा, तो एक शेयर में फ़ायदा हो रहा है ₹5 का, और ऐसे ऐसे 500 शेयर रीइश्यू कर रहे हैं, तो टोटल गेन हो गया ₹2500 का। और इस तरह से बच्चों हमारी ये सारे केसेस के रीइश्यू की एंट्री बन गई हैं। और सिर्फ रीइश्यू की एंट्री नहीं बनानी हुआ करती है बच्चों, आपको जो है उससे रिलेटेड जो गेन हुआ है ऑन द रीइश्यू ऑफ फॉरफिट शेयर, उसकी एंट्री भी बनानी होती है। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारे केसेस अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। मैं यहाँ पे ये भी क्लियर कर दूं बच्चों कि दिस इज इलस्ट्रेशन नंबर 48 ऑफ चैप्टर अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, और बुक है TS ग्रेवाल, एडिशन है 2024।